दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार को सौगात देंगे पीएम मोदी। आज एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां बिहार चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज का दिन बिहार के लिए काफी अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े 3 प्रमुख प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड का विस्तार और 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शामिल हैं। इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में इंडियन ऑयल और HPCL PSU के जरिए कमीशन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बांका स्थित इंडियन ऑयल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट राज्य में एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए आत्मनिर्भर बिहार को बढ़ावा देगा। ये बॉटलिंग प्लांट बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों के साथ साथ झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में लगभग 131.75 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया है। 1800 MT की एलपीजी भंडारण क्षमता और हर रोज 40,000 सिलेंडर की बॉटलिंग क्षमता के साथ ये संयंत्र बिहार राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी लाएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सरकार ने जारी किया पोस्ट कोरोना मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जानिए क्या क्या दिए सुझाव। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए पोस्ट कोरोना मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों को क्या क्या करना चाहिए उसको लेकर सुझाव दिए हैं। ऐसे लोगों से च्यवनप्राश का सेवन करने, योगासन और प्राणायाम करने को कहा गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, हाथ को साफ करते रहना चाहिए और शारीरिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। पर्याप्त गर्म पानी पिएं। अगर इसके लिए डॉक्टरों द्वारा मना नहीं किया गया है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष की दवाएं लें। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो घर के काम करें और ऑफिस के कार्य भी शुरू कर दें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान लगाएं। सांस से संबंधित एक्सरसाइज करें जो डॉक्टर ने बताई हो। रोज मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करें। सही खाना खाएं, च्यवनप्राश का सेवन करें, पर्याप्त नींद लें और आराम करें। धूम्रपान और शराब से बचें। तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी हो तो सचेत रहें। टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर इत्यादि की खुद से निगरानी करें। लगातार ड्राई कफ के रहने या फिर खराश के रहने पर स्टीम लें। डिस्चार्ज होने के 7 दिनों के भीतर डॉक्टर को दिखाएं जहां कोरोना का इलाज किया गया है। होम आइसोलेशन के दौरान लक्षण नजर आने पर अस्पताल जाएं। दोस्तों जिस तरीके से महामारी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में तो हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। कभी भी बाहर जाएं तो मास्क पहनकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन ट्रायल पर दी खुशखबरी। सीरम के CEO ने कही ये बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया जिस कोरोना वायरस वैक्सीन के इंतजार में है, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल को ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद रोकना पड़ा था। अच्छी बात यह है कि इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। इस संबंध में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बयान सामने आया है। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी बयान सामने आया है। दरअसल शनिवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन के ट्रायल ब्रिटेन के सभी परीक्षण केंद्रों में फिर से शुरू किए जाएंगे। विश्व स्तर पर करीबन 18,000 लोगों ने अध्ययन के टीके प्राप्त किए हैं। इस तरह के बड़े परीक्षणों में ये उम्मीद की जाती है कि कुछ प्रतिभागी अस्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके बाद भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को विकसित कर रहे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से भी बयान जारी कर दिया गया है। SII के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदर पूनावाला ने शनिवार को एक ट्वीट के जरिए बयान दिया है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें ट्रायल पूरा होने से पहले किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हालिया घटनाएं इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि हमें प्रक्रिया के प्रति कोई धारणा नहीं बनाकर क्योंकि आखिरी चरण तक इसका सम्मान करना चाहिए। ये एक अच्छी खबर है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि IRDA ने दी है बीमा कंपनियों और ग्राहकों को बड़ी राहत। OTP के जरिए कंपनियां ले पाएंगी पॉलिसी धारक की सहमति। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को हस्ताक्षर के स्थान पर OTP के माध्यम से प्रस्तावक फॉर्म पर अपने संभावित पॉलिसी खरीदार की सहमति प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। साथ ही IRDA ने बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसी के प्रिंट दस्तावेजों को
पॉलिसी धारक को भेजने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। नियामक के इस कदम से ग्राहकों और बीमा कंपनियों दोनों को ही काफी राहत मिली है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि बीमा कंपनियों को अब पॉलिसी धारकों को प्रिंट दस्तावेज भेजना तो अनिवार्य नहीं रहा, लेकिन उन्हें पॉलिसी धारक को ईमेल या फिर अन्य माध्यम से पॉलिसी की ई प्रति भेजनी होगी। साथ ही उन्हें पॉलिसी धारकों को मैसेज करके इसकी जानकारी भी देनी होगी। इरडा ने इस संबंध में बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सर्कुलर के अनुसार ये छूटें 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीमा कंपनियों द्वारा इरडा से ये छूटें देने का आग्रह किया गया था। इरडा ने कंपनियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए अब ये छूट दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन ने पहली नजल स्प्रे वैक्सीन के परीक्षण को दी मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने नोवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने पहले नेजल स्प्रे टीके के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ चीन की एकमात्र नोजल स्प्रे वैक्सीन का पहले चरण का परीक्षण नवंबर में शुरू हो सकता है और इसमें 100 प्रतिभागियों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार ये इस प्रकार की एकमात्र टीका है जिसे चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने स्वीकृति दी है। ये टीका हांगकांग और मुख्य चीन के बीच एक सामूहिक मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, शियामैन यूनिवर्सिटी तथा बीजिंग बनताई बायोलॉजिकल फार्मेसी के अनुसंधानकर्ता शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के सूक्ष्म जीव विज्ञानी युएन क्वांग युंग ने कहा कि ये टीका श्वसन प्रणाली में आने वाले वायरसों के प्राकृतिक संक्रमण मार्ग को प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि नेजल स्प्रे के माध्यम से टीका लगाने से इन्फ्लुएंजा और नोवल कोरोना वायरस दोनों से ही सुरक्षा मिल सकती है। यूएन ने कहा कि टीके के तीनों क्लिनिकल परीक्षण पूरी तरह से समाप्त होने में अभी कम से कम 1 साल और लग सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने की डोर स्टेप डिलीवरी की दोबारा से शुरुआत कोरोना के बाद से बंद थी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का अपना प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू कर दिया है। कोरोना काल में इन सेवाओं को रोक दिया गया था। दिल्ली वाले एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक अब अपने घरों के दरवाजे पर 50 रुपए के मामूली शुल्क पर करीबन 100 सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ग्राउंड स्टाफ एजेंसी को केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि डोर स्टेप सेवा उन क्षेत्रों में शुरू नहीं होगी जहां कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि घर बैठे सरकारी सुविधा पाने के लिए 1076 पर कॉल करके मोबाइल सहायक के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना होता है। मोबाइल सहायक आवेदक के घर जाकर फॉर्म भरने संबंधित फीस और जरूरी दस्तावेजों को जमा करके आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे। इसके बाद मोबाइल सहायक संबंधित सरकारी कार्यालय में दस्तावेजों को जमा करेगा, जिसके बाद आवेदक को सेवा से संबंधित सरकारी दफ्तर में विजिट कराने की जिम्मेदारी भी मोबाइल सहायक की ही होती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रेल ट्रैक किनारे बसी झुग्गियों पर सियासत तेज, बढ़ी रेलवे की मुसीबतें। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झुग्गियां हटाने को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। सभी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार से झुग्गी वासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहा है। इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी भी है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसी का भी घर उजड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस अदालत से सड़क तक संघर्ष करने की बात कर रही है। इस सियासत में रेल प्रशासन भी उलझा हुआ है। रेलवे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ट्रैक किनारे बसी हुई झुग्गियां हटाई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक किनारे बसे हुए 48,000 लोगों को बेघर करके उन्हें छत देना दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। विपक्ष बार बार दबाव बना रही है कि दिल्ली सरकार झुग्गी वालों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। भाजपा ने चेतावनी दी है कि झुग्गियों को तोड़ा गया तो भाजपा दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए खाली मकानों में प्रभावितों को बसा देगी। ये भी आरोप लगाया गया कि दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाता तो आज ये समस्या नहीं आती। कांग्रेस राजीव गांधी आवास योजना के तहत झुग्गी वालों को मकान दिलाने का वादा भी कर रही है। फिलहाल रेलवे के आला अफसर इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे पुलिस बल भी फिलहाल झुग्गियों को हटाने के लिए हरकत में नहीं है। दरअसल जब भी रेलवे अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू करता है तो सियासत शुरू हो जाती है, धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में रेलवे फिलहाल दिल्ली सरकार के निर्णय के इंतजार में है। इसी तरह रेलवे पुलिस बल यानी कि आरपीएफ को भी अभी आदेश का इंतजार है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा के बीच कमांडर स्तर की बातचीत फिर से बेनतीजा, सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के शीर्ष कमांडरों के बीच शनिवार को फिर से बातचीत हुई। चुशूल में दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बातचीत चली। हालांकि ये बातचीत भी बेनतीजा रही। मालूम हो कि चीन की सेना पीएलए की ओर से 7 सितंबर को भारतीय क्षेत्र में कब्जा करने की मंशा से उकसाई जाने वाली कार्रवाई के बाद से दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दौर जारी है।
इस सिलसिले में शनिवार को भी बातचीत हुई, जिसमें कि कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में सैन्य प्रतिनिधियों की एक और उच्च स्तरीय बैठक होगी। भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिन के बीच में 2 अगस्त के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच भरोसा बिल्कुल ही खत्म हो गया है। दूसरी ओर चाइना और पाक से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने 1.5 साल पहले से ही पश्चिमी मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। सनद रहे कि गुरुवार को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष के बीच लंबी वार्ता हुई थी। इस वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त साझा बयान जारी किया, जिससे साफ होता है कि पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव शीघ्र खत्म होने वाला नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि नीतीश पर चिराग का कटाक्ष, कहा कि किसी भी टॉम, डिक या हैरी से नहीं है परेशानी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी दिखाई दे रही है। हालांकि शनिवार को लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अनबन की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम से कोई समस्या नहीं है। पासवान ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री की काफी आलोचना की थी, जिससे कयास ये लगाए जा रहे थे कि लोजपा नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। अब चिराग ने कहा कि मैं भाजपा द्वारा चुने गए किसी भी टॉम, डिक या हैरी से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों को एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत होने की आवश्यकता है, जिसमें कि उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अभियान भी शामिल है। 37 साल के पासवान ने कहा कि वे नीतीश कुमार के 7 संकल्पों की प्रतिबद्धता पर काम करने को तैयार नहीं थे, जिसे वे 2015 के चुनाव से पहले घोषित भी किया था। कुछ लोग उनकी इस टिप्पणी को फिलहाल अकेले चुनाव न लड़ने के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि वे भाजपा के साथ अपने संबंधों को खतरे में नहीं डालना चाहते। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं चिराग पासवान ने जून में पार्टी की बैठक में साफ तौर पर अपने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को जाहिर करते हुए कहा था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। रामविलास ने बेटे का साथ देते हुए कहा था कि वे चिराग के हर फैसले का समर्थन करते हैं। लोजपा ने चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और जदयू से अलग होने पर फैसला करने के लिए अधिकृत किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे, और आपको बता दें कि चार्जशीट में नाम पर बोले सीताराम येचुरी, ये हरकतें बीजेपी नेतृत्व का चरित्र दिखाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली दंगों की चार्जशीट में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का नाम आते ही उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया है। सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि विपक्ष को लपेटा जाए किसी भी तरह से। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यही है मोदी और बीजेपी का असली चेहरा, चरित्र, चाल और चिंतन। इसका विरोध तो होगा ही। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिल्ली दंगे से जुड़े हुए एडिशनल चार्जशीट को दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट में सीताराम येचुरी, स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, प्रोफेसर अपूर्वानंद, अर्थशास्त्री जयंती घोष, फिल्म निर्माता राहुल रॉय समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में नाम आने पर सीपीएम के पूर्व महासचिव सीताराम येचुरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस भाजपा की केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है। उसकी ये अवैध और गैर कानूनी हरकतें भाजपा के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र को दर्शाती है। वो विपक्ष के सवालों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से डरते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके हमें रोकना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे, और आपको बता दें कि कांग्रेस में फेरबदल, अहम नेता किए गए दरकिनार, क्या फिर से होगी बगावत। दोस्तों आपको बता दें कि नए अध्यक्ष के लिए आंतरिक चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये सारी कवायद राहुल गांधी को फिर से पार्टी की बागडोर सौंपने की है। इसके संकेत पार्टी की अहम समितियों में दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद और तारिक अनवर जैसे दिग्गज नेताओं की वापसी और कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर और वीरप्पा मोइली जैसे असंतुष्ट नेताओं को नजरअंदाज किए जाने से मिल रहा है। हालांकि राजनीतिक समीक्षकों का ये भी मानना है कि संगठन में हालिया बदलाव से असंतुष्ट सुर पूरी तरह से शांत नहीं होंगे। ये देखना अभी बाकी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में सभी कुछ ठीक रहता है या फिर से कोई बगावत होती है, क्योंकि पार्टी में बड़े पैमाने पर सुधार की मांग करने वालों को आपस में ही अलग थलग कर दिया गया है। इनमें से कुछ को संगठन में जगह दी गई है तो कुछ को सोच विचार के लिए मोहलत मिली है और अन्य को दरकिनार कर दिया गया है। कई नेताओं और राजनीतिक समीक्षकों की ये राय है कि कुछ पुराने दिग्गज नेताओं को संगठन में 23 असंतुष्ट नेताओं की काट के लिए शामिल किया गया है। इन असंतुष्ट नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी संगठन में अमूलचूल बदलाव की मांग की थी। पार्टी में शनिवार को किए गए फेरबदल में राहुल की छाप स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के करीबी माने जाने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता तारिक अनवर के साथ महासचिव बनाए गए हैं। वहीं नव गठित केंद्रीय चुनाव समिति में भी राहुल के विश्वस्त मधुसूदन मिस्त्री को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कृष्ण बायडे गौड़ा और एस ज्योतिमणि को भी सदस्य नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय मंत्री रहे पवन कुमार बंसल और राजीव शुक्ला को भी पार्टी संगठन में वापसी हुई है। इन दोनों नेताओं के पास अभी तक पार्टी में कोई भी अहम पद नहीं था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि नरम पड़े चिराग पासवान के सुर, कहा मानेंगे भाजपा का फैसला। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के सुर नरम हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद शनिवार को चिराग ने कहा कि मेरा जदयू और नीतीश कुमार से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सीएम के संज्ञान में लाने के लिए कुछ सवाल उठाए थे। चिराग ने हालांकि स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि भाजपा अध्यक्ष की तरफ से बिहार चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और लोजपा उनके कारण ही गठबंधन में है। हमें भाजपा का निर्णय पूरी तरह से मंजूर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे चिराग से हालिया दिनों में मुख्यमंत्री के खिलाफ हमलावर होने को लेकर सवाल पूछा गया। चिराग ने कहा कि मैंने बिहार का दौरा करने के दौरान सामने दिखी समस्याएं ही मुख्यमंत्री को बताई थी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं ये समस्या उन्हीं के सामने तो रखूंगा। राज्य के सीएम को जनता के मुद्दे मालूम होने चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं किसी को टेंशन नहीं दे रहा हूँ। किसी को क्यों टेंशन हो रही है ये मेरी समझ से परे है। मैं सिर्फ अपनी बातों को रख रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं गुजरात क्षेत्र, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, लक्षद्वीप, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तरी तमिलनाडु के भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के लगभग सभी भागों में मानसून कमजोर रहा और बारिश नहीं हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहने के आसार हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मानसून की रिमझिम फुहारें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।